तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते एक न्यू सीरीज वाई सीरीज। ये बच्चों मेरी बड़ी इच्छा थी कि कुछ डिफरेंट जो मैंने इतने सालों में किया उसको ज़रा बच्चों को दूं। तो बच्चों सही मायने में ये जो सीरीज़ है वो जेई मेंस, एडवांस और नीट सारे स्टूडेंट्स के लिए रामबाण है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये जेई मेंस, एडवांस के साथ नीट कैसे कवर हो रहा है। तो बच्चों सिंपल सी चीज़ है कि देखिए, आप लोग अपने हिसाब से सब सोचते हैं, हकीकत ये है कि यदि आप 12 फुट कूदने का सोचेंगे 10 फुट आसानी से कूद जाएंगे। इस सीरीज में फिजिक्स ओपन हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, थ्योरी भी रहेगी जैसी रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। डेरिवेशंस डिराइव नहीं करवाऊंगा मैं। प्लस बच्चों इसके बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स ओपन कर देगा। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जेई मेंस में भी, एडवांस में भी और नीट स्टूडेंट्स के लिए भी। उसके बाद बच्चों में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आप देखिए आपके लिए कितने ईजी हो जाते हैं। यदि आप सिस्टमेटिक वो लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर होंगे। थोड़ा टफ जरूर रहेगा, लेकिन बच्चों जब आप टफ करोगे तो आपके लिए फिर एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, शुरुआत से ही। अब बच्चों इसमें मैं साथ साथ अच्छे क्वेश्चंस करवाने के अलावा, ऑब्जेक्टिव करवाने के अलावा, ऑब्जेक्टिव भी बच्चों वो पूरे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, पर उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं जस्ट 5-6 साल के, वो भी मैं साथ साथ कवर करते चलूँगा चैप्टर वाइज। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन से ही। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है, जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो अभी साल भर 12th तो पढ़ाई करेंगी, पैरेलल में इसको कर लेते हैं तो 11th की प्रिपरेशन उनकी हो जाएगी। 11th का जो सिलेबस आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो प्रिपेयर हो जाएगा। ड्रॉपर्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको तो शुरुआत से ही पढ़ना है। और रहा सवाल मेरे 11th के बच्चों का, तो वो यदि अभी से यदि इसको करते हैं तो फिजिक्स में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। बच्चों थोड़ा सा टफ तो रहेगा पर करना चाहिए। एक क्वेश्चन कई क्वेश्चंस के बराबर होगा, देखिएगा आप। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं थ्योरी। पहले शुरुआत करता हूं मोशन इन वन डायमेंशन से। मोशन इन वन डायमेंशन, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्टिंग से लेते हैं। अब डेफिनेटली 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी शुरुआत में ये होगा, क्योंकि उनने अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा शुरुआत में, इंटीग्रेशन। लेकिन जब उनका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर यदि वो पढ़ लें, हालांकि मेरे चैनल पर जो है वो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पे यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको सब मिलेगा। वेक्टर भी है, डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको इसके जो वीडियोस हैं वो मिलते जाएंगे बच्चों। चलिए मोशन इन वन डायमेंशन। तो बच्चों सबसे पहले मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस वक्त आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। यदि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जहां पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर रहेगा सर हम रेस्ट में हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने जो घर के रूम हैं जहां आप पढ़ रहे हैं उसके रूम में आप रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो खुद रिवॉल्व कर रही है और आप लोग अर्थ पर हैं, आपकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो कभी भी रेस्ट या मोशन डिफाइन करना होता तो वो रिलेटिवली होता है। यदि आप किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो आप रेस्ट में हैं, लेकिन किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही तो आप मोशन में हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन है, ट्रेन में 2 पैसेंजर्स बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, लेकिन जिस स्टेशन से ट्रेन चली उसके रिस्पेक्ट में मोशन में, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। तो बच्चों रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिवली बात होती है।
when the body changes its position with respect to second body, then the first body is called in motion with respect to second body. And when the body do not change its position with respect to second body, then the first body is called in rest with respect to second body. नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद में आपसे बोलूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है डिस्टेंस के लिए आप क्या बोलेंगे? टोटल पाथ। टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या डिफाइन करते हैं आप? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर यदि ये ऐसी पोजीशन है, ए से आप बी पर जा रहे हैं, बी से आप सी पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस आपका हो गया ए बी प्लस बी सी, पूरा ये पाथ। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। फिर यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्केलर और ये हो जाएगा वेक्टर। क्योंकि जब आप ए से सी तक जा रहे हैं, आप पाथ यदि चेंज करते हैं ए टू डी एंड डी टू सी, तो डेफिनेटली डिस्टेंस चेंज हो गया, ए डी प्लस डी सी हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी ए सी है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। अभी शुरुआत में बच्चे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तुरंत यदि आप 11th के बच्चे पढ़ेंगे उनको टफ होगा, लेकिन जो 12th के बच्चे और ड्रॉपर्स उनके लिए ये बहुत ईजी है। 11th के बच्चों को जब ये चैप्टर आएगा तब करना चाहिए, उसके पहले का पूरा बेसिक कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं है स्केलर वेक्टर, सब ये चीज़ें नहीं पता, तो क्या करूँ मैं, है ना? तो ये बाद में। डिस्टेंस जो है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला तो अपने को मालूम है m0 l t0, लेंथ के फॉर्म में ही शो करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यही करोगे। सीजीएस सिस्टम में यदि आपसे पूछा जाए यूनिट, तो आप डिस्टेंस के लिए यूनिट बोल दोगे सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर। इन एसआई सिस्टम बोल दोगे मीटर, और यहाँ भी मीटर। एक सिंपल सा कंपैरिजन है, लेकिन जब यही कंपैरिजन में पूछूं आपसे केवल मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इज इट पॉसिबल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? क्या ये पॉसिबल है? डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट से? बिल्कुल हो सकता है। जब बॉडी 1D को छोड़कर मूव करेगी, यदि ऐसे जा रही है, तो आपको क्लियर दिख रहा है उसका डिस्टेंस ग्रेटर है उसके डिस्प्लेसमेंट से। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी, तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या डिस्टेंस लेस हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट से? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप डिफाइन ही कर रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फिर वो ग्रेटर कैसे हो सकता है? कोई बॉडी मोशन में है, लेकिन उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0। इज इट पॉसिबल? नो। बॉडी मोशन में है तो कुछ ना कुछ तो पार्ट ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। मोशन में थी बॉडी तो डिस्टेंस तो होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0, पॉजिटिव और नेगेटिव सब हो सकता है। यदि कोई बॉडी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई और वापस रिटर्न आ रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जब पहुँचेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा। लेकिन यहाँ से जब वो ऐसी जा रही है इसी डायरेक्शन में, तो यदि उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो जब सी डायरेक्शन में होगी तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सब हो सकता है। पर बच्चों यदि इन दोनों पॉइंट के बेसिस पर सोचो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ये कैसा होगा? तो इसके बेसिस पर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1, और इसके बेसिस पर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1। तो हमेशा ये जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, जबकि इसका उल्टा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट 1.2 तो हो सकता है, 0.9 नहीं हो सकता।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो 0.9 हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा बात। फिर बच्चों जैसा मैंने ये तुम लोगों को पढ़ाया वैसा ही मैं एक साथ स्टडी करवा सकता हूं, स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। तो सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगी। दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, एल अपॉन टी एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन। दोनों के लिए यूनिट सेम होगी। इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन एसआई सिस्टम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया बच्चों सिंपल सा कंपैरिजन मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यदि मैं आपको सिंपल बात करूं, सॉरी सिंपल कंपैरिजन हो गया। अब यदि हम कंपैरिजन करते हैं मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या स्पीड ग्रेटर हो सकती क्या वेलोसिटी से? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा स्ट्रेट पाथ पर। क्या स्पीड लेस हो सकती क्या वेलोसिटी से? नॉट पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए वेलोसिटी ग्रेटर नहीं हो सकती है। इफ द बॉडी इज इन मोशन बट द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज जीरो, इज इट पॉसिबल? नो। बॉडी मोशन में होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम भी लगेगा, इसलिए स्पीड जीरो नहीं हो सकती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव सब हो सकती है। यदि आप टावर के टॉप पर हैं और किसी बच्चे की बॉल आपके पास आ गई है, आप यहाँ पर हैं, वो आपसे बॉल मांग रहा है, यदि बॉल आपने डाउनवर्ड थ्रो कर दी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अपवर्ड थ्रो कर दी तो वेलोसिटी नेगेटिव। और जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उस वक्त वेलोसिटी भी क्या बोल दोगे आप, जीरो। तो बच्चों वेलोसिटी जो है वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव सब हो सकती है। लेकिन अब यदि यहां पर भी देखो आप इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पर, तो स्पीड और वेलोसिटी इसका रेशियो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जबकि वेलोसिटी और स्पीड इसका रेशियो हमेशा कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हो गया एक सिंपल कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट बच्चों यदि मैं आपसे बोलता हूं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, राइट। इसी फॉर्मूले की हेल्प लेकर अपन क्वेश्चंस करते हैं। फिर नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखो, यदि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बॉडी यहां से यहां जा रही है, ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही t1 टाइम में, x2 t2 में, x3 t3 में, और आपसे पूछा जाए बताओ एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या करोगे, समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बॉडी में t1 टाइम में स्पीड v1 है, t2 में v2 है और t3 में v3 है। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए तो क्या करोगे, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। तो आपको पता है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो x इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 की जगह क्या जाएगा v1 इंटू t1, x2 की जगह जाएगा v2 इंटू, ये समझ रहे ना समीशन x का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, ये फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, डिस्टेंस हमने मिस कर दिया, आपको स्पीड और टाइम से रिलेटेड दे दिया क्वेश्चन। तो
बच्चों यहाँ पर x1 की जगह पर आ जाएगा v1 t1, x2 की जगह v2 t2, x3 की जगह v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस 3। या ज़्यादा अच्छा है कि आप तो v इजिकल टू एक्स बाई टी, तो x इजिकल टू v इंटू टी। ये जो मेन फॉर्मूला है इसी में समीशन ऑफ x की जगह रख दी है v इंटू टी अपॉन समीशन ऑफ t। तो ये क्या बन गया, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें स्पीड और टाइम करस्पॉन्डिंग टाइम में स्पीड गिवन हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं बच्चों जिसमें आपको फर्स्ट डिस्टेंस में जो स्पीड है वो गिवन हो, सेकंड डिस्टेंस में स्पीड गिवन हो, थर्ड डिस्टेंस में टाइम मिस कर दिया और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, वी एवरेज। तो ये मेन फॉर्मूला यूज करना है, समीशन ऑफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ टी। अब टी के लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पर टाइम नहीं पता, तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टी की जगह पर जो है आप रख दीजिएगा समीशन ऑफ एक्स बाई वी। इससे आप एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। तो मैं करवाऊंगा अभी आप लोगों को क्वेश्चंस, तो आप लोग देखेंगे उस वक्त अपन को ये सब जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद यदि मैं आपसे डिस्कस करूं एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी को आप dv बाई dt बोलते हैं। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव हो तो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग प्लस ए से और रिटार्डेशन को हम लोग माइनस ए से डिनोट करते हैं, राइट। मैं फिर से बच्चों स्पेशली 11 के बच्चों को रोक रहा हूं कि वो वीडियो ना देखें, क्योंकि अभी उनके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। उनके लिए जो बेसिक, जो अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग पढ़ाया जाता है, क्लास 11 के जो बच्चे हैं जब तक उनका वेक्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना हो जाए वो इस वीडियो को हाथ ना लगाएं, क्योंकि उनको करंट लग सकता है, मतलब बाउंस हो सकता है। तो बेहतर ये है कि वो अभी इन वीडियो की हेल्प ना लें, पहले उनका जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर जब हो जाएगा उसके बाद इसको पढ़ेंगे, तब उनको समझ में आएगा। पर 12th और ड्रॉपर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बड़े मज़े से मैं आपको बताता हूँ। चलिए, एक्सेलरेशन dv बाई dt, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए एक्सेलरेशन में वेक्टर, इसलिए एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके क्वेश्चंस अपन वेक्टर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। रहा सवाल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। बच्चों में इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, छोटे से छोटे। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या जाएगा, LT माइनस 1 अपॉन टी, तो ये जाएगा LT माइनस 2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा m0 LT माइनस 2। यूनिट इन CGS सिस्टम तो डेफिनेटली सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन SI सिस्टम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन इतनी काफ़ी है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमको xt इक्वेशन गिवन होता है। x मतलब पोजीशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, then find its velocity after 3 seconds
फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ऐसा क्वेश्चन आया। मतलब आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे तो पोजीशन चेंज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी डी टी ऑफ एक्स। आप समझ रहे हैं dx का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और dt मतलब चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। लेकिन यदि आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें डी डी टी ऑफ v, तो क्या जाएगा, एक्सेलरेशन। तो बच्चों जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें हमको 80 इक्वेशन गिवन होता है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन ये गिवन होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। देखो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, इंटीग्रेशन कर दोगे तो इंटीग्रेशन dv क्या होता है, v। तो यदि एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन गिवन हो और वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हमको एक्सेलरेशन का क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि हमको वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो पोजीशन आ जाएगी। रिवर्स प्रोसेस है ना, पोजीशन से वेलोसिटी निकलती, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। इसका उल्टा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन। तो ये डिफरेंशिएशन लगेगा, यहां पर इंटीग्रेशन लगेगा। ध्यान रखो इन सब की अपने को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट आपको मुझे टॉपिक बताना चाहिए वो होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब आप यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, when the body travel equal distances in equal time interval, then the motion of a body is called uniform motion। यदि मान लीजिए कोई बॉडी हर 1 सेकंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उसके मोशन को आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है कि उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म मोशन में इसका मतलब खासियत होती है कि जो बॉडी होती है उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, राइट, v इज इक्वल टू ऑफ कांस्टेंट। यदि यहाँ पर मैं बार लगा दूंगा तो ये वेक्टर हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, और बार नहीं लगा रहा हूं तो स्पीड हो गई। तो जब आपको यूनिफॉर्म मोशन बता रहा हूं तो उसमें मुझे सबसे पहले वीटी ग्राफ ही बताना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो एकदम सिंपल बच्चों, ये v ये t, 0 टाइम पर जितनी स्पीड है आफ्टर 1 सेकेंड भी सेम स्पीड, आफ्टर 2 सेकेंड भी सेम स्पीड, आफ्टर 3 सेकेंड भी सेम स्पीड। मतलब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वीटी ग्राफ होगा वो पैरेलल टू टाइम, स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और इसका ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी डी, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ए बी सी डी। तो आपको पता है एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा, रेक्टेंगल दिख रहा है तो इसकी लेंथ बी सी और ब्रेड्थ हो जाएगी डी सी। तो डेफिनेटली आप बोलोगे बी सी इंटू डी सी। अब आप देख रहे हैं कि जो हाइट है वो फिक्स है और क्या बता रही है, बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी v, और यहाँ पर अपन टाइम एक्सिस है तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम t1, यहाँ के करस्पॉन्डिंग t2। तो ये dc क्या हो गया, t2 माइनस t1, मतलब टाइम डिफरेंस। तो bc की जगह हम लोग लिख सकते हैं v और dc की जगह हम लोग लिख सकते हैं t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। मतलब बच्चों यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt और ये t2 माइनस t1 का मतलब dt, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो dx। मतलब ये एरिया क्या शो करेगा, इस टाइम इंटरवल में जो भी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट वो शो करेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ऐसे ग्राफ दिए रहते हैं इस तरीके से, ऐसा, और यहाँ पर वेलोसिटी है और ये टाइम,
अब मान लीजिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसके करस्पॉन्डिंग आपको स्पीड दी गई है 5, इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड दी गई है 4, इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड दी गई है 5 -5। अब आपसे पूछा जाए बताओ 3 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा और ये एरिया निकालना पड़ेगा। तीनों एरिया को आप ऐड कर दीजिए, A1 + A2 + A3, तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड में जिस बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आ जाएगा। लेकिन यदि आपको इसी 3 सेकेंड में पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों ये A1 और A3 तो पॉजिटिव होगा, A2 नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तब आपको करना पड़ेगा A1 + -A2 + A3। एक बार आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाए फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। ये एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या शो करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए तीनों एरिया जो है उनका अपन को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पॉजिटिव एरिया ऐड होंगे और नेगेटिव एरिया आपका सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो गया बच्चों VT ग्राफ। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं XT ग्राफ, ये कैसा होगा। तो बच्चों V = आप क्या बोल रहे हैं, dx/dt या फिर x/t बोल लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x = क्या जाएगा, V × t। अब V जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में कैसा है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट को आप हटाओगे तो x का t के साथ में क्या रिलेशन बन गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा उसी रेशियो में पोजीशन भी इंक्रीज होगी। मतलब अब जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, यदि टाइम को अपन x एक्सिस पर ले लें, इसको x, तो ऐसा ग्राफ जाएगा। स्ट्रेट लाइन होगा, टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड होगा किसी एंगल पर। इस एंगल को, इस ग्राफ का XT ग्राफ, इसका क्या बोलते हैं, स्लोप। ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो देखो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये टाइम एक्सिस है तो ये क्या दिख रहा है, टाइम में चेंज 0 से t, तो dt हो गया। और ये हाइट क्या बता रही है, पोजीशन में चेंज, यहाँ 0 पोजीशन इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये क्या शो करेगी, dx। ये पोजीशन x है, ये dx हो जाएगा, मतलब ये भी dx हो जाएगा। तो जब आप tan थीटा लोगे तो क्या जाएगा आपका dx/dt, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सिस से बाय सम एंगल, और इस एंगल का जो स्लोप है उसको, एंगल को स्लोप बोलते हैं। स्लोप की टेंजेंट क्या शो करेगी, वेलोसिटी। मतलब यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये, एक फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के, इसका एंगल 30 डिग्री दे दिया जाए, इसका एंगल 60 डिग्री। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है किन्हीं टू बॉडीज के लिए इस तरीके से कि उनका स्लोप 30 और 60 है, तो हमको इन बॉडीज की वेलोसिटी का रेशियो बताना है। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे = tan 30, क्योंकि v = tan थीटा। यदि आप इसको सॉल्व करो तो आपको पता है v1 = 1/√3, √3 मतलब 1.7, तो आप सॉल्व कर लोगे तो वेलोसिटी निकल आएगी। ऐसे सेकंड बॉडी की भी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, v2 = tan 60, मतलब v2 = tan 60 कितना होता है, √3 मतलब 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो आप सेकंड बॉडी की भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, दोनों का रेशियो तो v1/v2 निकाल सकते हो, 1/√3/√3, तो जाएगा 1/3। तो बच्चों यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ऐसे क्वेश्चंस अपन खटाखट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। अब नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
आप नेम से ही समझ गए हैं, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी remains constant then the motion of a body is called uniformly accelerated motion। मतलब रोड पर यदि कोई बाइक चला रहा है और उसका एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो उसको आप बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पर और भी एग्जांपल है, टावर के टॉप से आप किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे तो फ्रीली फॉल कर रही है, उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पूरी जर्नी में कैसा रहेगा? कांस्टेंट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है शॉर्ट हाइट से, उसके मोशन को भी आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो बहुत आसान हो गया आपको। ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट 9.81, तो 1 सेकंड आफ्टर भी 9.8, यहाँ पर भी 9.8, यहाँ भी 9.8, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, ये हो जाएगा 80 ग्राफ। अब फिर से मैं क्वेश्चन करूं कि बताओ ये जो एरिया कवर कर रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद द टाइम एक्सिस फॉर एनी टाइम इंटरवल, ये कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा? एरिया कवर्ड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद द टाइम एक्सिस फॉर एनी टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट विच क्वांटिटी? तो बच्चों रेक्टेंगुलर एरिया निकाल लो। ये हाइट क्या बताएगी? एक्सेलरेशन। ये क्या बताएगा? टाइम डिफरेंस t2 माइनस t1 मतलब dt। अब यहाँ पर एरिया निकालो आप, तो ये एरिया इज इक्वल टू जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ a इंटू ऑफ dt। तो आपको क्लियर हो रहा है एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप? dv बाई dt इंटू dt, dt कैंसिल इज इक्वल टू dv। मतलब ये एरिया शो करेगा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमेशा क्या शो करता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब नेक्स्ट यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ वीटी ग्राफ। पीछे तो देखा था आपने, यूनिफॉर्म मोशन में देखा था वीटी ग्राफ कैसा था? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ कैसा होगा? तो आपको पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी या v बाई टी बोल दीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? a इंटू डी टी। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं टाइम एक्सिस से। तो अब यहाँ पर यदि ये v है, ये t है, तो ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सिस से बाय सम एंगल। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं स्लोप। और इस स्लोप की टेंजेंट क्या शो करेगी? तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये हाइट क्या बताएगी? dv, और ये क्या बताएगा? dt। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस dv बाई dt। इसका मतलब एक्सेलरेशन। मतलब यदि एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है vt ग्राफ और ये एंगल 30 डिग्री दिया किसी बॉडी के लिए, इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan 30, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ tan 30 मतलब 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा आप एक्सेलरेशन बता देंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताना चाहिए इसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो बच्चों a इज इक्वल टू आप क्या बोल रहे हो? dv बाई dt, और a इज इक्वल टू ये हो जाएगा ddt ऑफ v क्या होता है? dx बाई dt। इसका मतलब a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
dt स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला बन जाएगा y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर उससे मैच कर रहा है। ग्राफ कैसा होगा, इसका मतलब पैराबोलिक होगा। तो यदि आप पोजीशन टाइम ग्राफ स्केच करोगे xt ग्राफ, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। शुरू में जो टाइम है उसमें तो बॉडी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसका रीज़न है कि बॉडी फास्ट होती जाएगी। इसीलिए बहुत हाइट से आप किसी बॉडी को जब ड्रॉप करोगे तो शुरू में तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन और ज़्यादा करने लगेगी सेम टाइम इंटरवल में। 1 सेकेंड में मान लीजिए 5 मीटर, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में 7 मीटर, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में हो सकता है 10 मीटर। अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। उसके ऊपर क्या वर्क कर रहा है? एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन मतलब आप गाड़ी में अपने व्हीकल में एक्सीलेटर देते तो वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने से बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसीलिए ग्राफ ऐसा जा रहा है। कम समय, यहाँ तो देखो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन यहाँ पर देखो आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, फिर और फास्ट हो गई है। तो इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। यहाँ पर बच्चों इसके किसी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो इस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल हो रहा है उसका स्लोप, इसकी टेंजेंट अभी भी क्या बताएगी आपको? वेलोसिटी। क्योंकि डेफिनेटली ये जाएगा dx और ये क्या जाएगा? dt tan थीटा dx अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। जो अपन ने पहले देखा है बिल्कुल वैसा ही। हमेशा पोजीशन टाइम ग्राफ जो मैंने आपको समझाया था, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसकी टेंजेंट क्या बताती है? वेलोसिटी। तो नेक्स्ट ये हो गया बच्चों। अब बात होती है आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन ये यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और t टाइम। रिटार्डेशन होगा तो a की वैल्यू आप नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन आप यूज करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन आपको यूज करना है। यहाँ पर u का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और s डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। लेकिन बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिनमें हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो उसका फॉर्मूला होता है s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये कहलाता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द nth सेकेंड। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं आपको, किसी बहुत हाइट से आप किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, तो आपको मालूम है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पर पर्टिकुलर 5th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या 7th में कितना किया, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। u इनिशियल वेलोसिटी होगी और a एक्सेलरेशन। n की जगह पर पर्टिकुलर टाइम रख दीजिए। तो बच्चों ये चैप्टर जो है, इसके लिए जितनी सफिशिएंट थ्योरी होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई है। थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं अपन कि आपने क्या समझा है। तो बच्चों देखो, यदि आपने इतना समझा है तो इसमें एक चीज और समझिएगा कि यदि ये पोजीशन टाइम ग्राफ xt ग्राफ दिया है और ये ग्राफ ऐसा है, आपसे पूछा जाए बताइए ये ग्राफ जिस बॉडी के लिए उसकी वेलोसिटी कैसी है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा ग्राफ, तो आपका आंसर होना चाहिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि अभी अपन ने एक्सेलरेशन की कंडीशन में देखा था। ऐसी कंडीशन में बोलना चाहिए आपको वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ऐसी कंडीशन में बोलना चाहिए आपको वेलोसिटी जीरो, ऐसी कंडीशन में बोलना चाहिए ग्राफ इम्पॉसिबल, और ऐसी कंडीशन में बोलना चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? नेगेटिव वेलोसिटी। ऐसा क्यों बोलना चाहिए?
क्योंकि मैंने आपको सिखाया है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है थीटा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप देखें तो थीटा 1 ऐसा है, आगे इस टाइम पर देखें ये भी थीटा ही होगा, यहाँ पर देखें तो ये भी थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सही है। मतलब यहाँ पर थीटा क्या है, कांस्टेंट। और मैंने आपको सिखाया है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसका टेंजेंट क्या शो करती है, वेलोसिटी। जब थीटा फिक्स है तो टेंस की वैल्यू भी फिक्स होगी, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कब होगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है। लेकिन ये ग्राफ तो आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर आप स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप थीटा 1 रहेगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप ऐसा रहेगा थीटा 2, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा 3। क्लियर दिख रहा है आपको, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। और थीटा यदि इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ग्राफ नंबर 2 जो है, जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग कंडीशन में होगी तब होगा। जबकि ग्राफ नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा तो ये थीटा 1, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा 2, और यहाँ पर थीटा 3। आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या मानी जाएगी, डिक्रीजिंग। तो ग्राफ एक तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ग्राफ 2 तब होता है जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ग्राफ 3 तब होता है जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। यहाँ पर देखिए आप, स्लोप है ही नहीं, थीटा कितना है, 0, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। सही मायने में बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि 0 टाइम पर जो उसकी पोजीशन है, आफ्टर 1 सेकेंड भी सेम पोजीशन, आफ्टर 2 सेकेंड भी सेम पोजीशन। तो ये ग्राफ तब होता है जब बॉडी कैसी होती है, रेस्ट में। जहाँ तक ग्राफ 5th की बात है तो ये इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, 90। अब आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो आप बोलोगे 1090, और 1090 आपको मान लो इनफाइनाइट, मतलब बॉडी की वेलोसिटी कितनी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता बच्चों, इम्पॉसिबल। मतलब बॉडी जो है उसकी क्या पोजीशन बता रहे हो आप, हर जगह पर अवेलेबल आप बोल रहे हो, यहाँ पर पड़ा रहा है, घर में भी है और लंदन में भी और कलकत्ता में भी और सब जगह पर है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। यहाँ पर देखें आप, तो जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, और 90 से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हालांकि ये थीटा कांस्टेंट है, परंतु अब ये ऑब्ट्यूज है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, लेकिन कैसी रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा बॉडी, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बच्चों जब पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये यहाँ पर 6 ग्राफ है, पूछा गया क्वेश्चन तो ये वाला था कि विच ग्राफ इज इम्पॉसिबल, तो उसमें ऑप्शन दिए थे, तो सब ग्राफ पॉसिबल थे, ये वाला ग्राफ जो था वो पॉसिबल नहीं था, और यही अपन को इम्पॉसिबल पूछा था, तो यही आंसर होगा। अब जैसा मैंने आपको ये बताया ना पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से आप क्या बता सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से आप वेलोसिटी बता रहे हो। पर इसी की जगह पर यदि आपको x की जगह पर v दे दिया जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यही आपके आंसर वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन के लिए हो जाएंगे। ये फर्स्ट ग्राफ में आप बोलोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोलोगे, एक्सेलरेशन क्या बोलोगे, कांस्टेंट। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ था, अब उसकी जगह पर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये जो रहेगा यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग। इसके ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या बोलोगे आप, डिक्रीजिंग। यहाँ के लिए एक्सेलरेशन क्या बोलोगे आप, 0। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब अब वाली सिचुएशन यदि वीटी ग्राफ दिया है तो यहाँ पर बॉडी रेस्ट में नहीं है, बल्कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। ये ग्राफ जो है यहाँ पर अभी भी एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, इम्पॉसिबल हो जाएगा ग्राफ, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा और कांस्टेंट। तो बच्चों ये इस तरीके से हम लोग आंसर देते हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्ट में थ्योरी समझाई है, मोशन इन 1 डायमेंशन। अब इस पर बेस्ड जो अब है अपन क्वेश्चंस करेंगे,
थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप करके देखेंगे या जेई मेंस वगैरह में एडवांस में या नीट में जो पूछे गए क्वेश्चन वो करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन का क्या रोल है और क्यों ये क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनने लग गए बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उसका पूरा आंसर रहेगा कि अपन जो क्वेश्चंस इसके बाद करने वाले हैं। तो बच्चों ठीक है, ये वाई सीरीज मैंने डिसाइड की है। मैं थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति हूँ, शंकर जी को ज़्यादा मानता हूँ, उनके त्रिशूल के आधार पर है। मैं चाहता हूँ कि आपकी फिजिक्स जो है वो भेद दे, आपसे फिजिक्स के क्वेश्चंस बनने लग जाएं। तो अब धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलेंगे, ये मैं ग्रेजुअली आपके लिए अलग से वीडियो तैयार कर रहा हूँ और ऐसे रहेंगे जिससे आपकी फिजिक्स एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में कुछ है कि हाँ हमको ढंग की अपनी फिजिक्स करनी है, उसके लिए सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। आपको इसमें वीडियोस मिलेंगे। वाई सीरीज़ के नाम से निकालूंगा मैं, वाई सीरीज़। ठीक है बच्चों, बाय।